दोस्तों इसकी कहानी पास्ट में बेस्ड है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था और उसी गुलामी के दौरान दो क्रांतिकारियों के बारे में हम जानेंगे जो कि अपने अपने समाज को अंग्रेजों से बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्रांतिकारी ये काल्पनिक है और ये मूवी एक मसाला मूवी है जिसमें प्यार, दोस्ती, धोखा सब कुछ है। तो इसलिए प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसमें लॉजिक को बिल्कुल भी ना ढूंढे। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जंगल में रहने वाले एक आदिवासी कबीले को दिखाया जाता है जहां पर अंग्रेज आए हुए थे और उन्हीं के साथ में लेडी स्कॉट भी आई हुई थी जो कि अभी के गवर्नमेंट स्कॉट की वाइफ है। और लेडी स्कॉट के हाथों पे उन्हीं आदिवासियों में से छोटी सी एक लड़की मौली मेहंदी लगा रही होती है। मौली अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते हुए गाना भी गा रही होती है। मौली के इस टैलेंट से लेडी स्कॉट बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाती है और वहीं थोड़ी देर बाद स्कॉट वहां पर आता है जो कि शिकार पर गया हुआ था। और गैस हम देख पाते हैं कि उसने काफी सारे हिरन का शिकार भी करके रखा हुआ था। लेडी स्कॉट से मॉली को अपने साथ में ले जाने के लिए बोलती है तो स्कॉट मॉली के पेरेंट्स के सामने दो सिक्के फेंककर उनकी बेटी को खरीद लेता है। लेकिन मॉली के पेरेंट्स इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे कि वो दो सिक्के उन्हें इनाम के तौर पर नहीं मिले बल्कि उनकी बेटी की कीमत के रूप में मिले हैं। और जब लेडी स्कॉट मॉली को अपने साथ में कार में लेकर जाने लग जाती है तब मॉली की माँ उनकी कार के सामने आ जाती है और वो अपनी बेटी को ले जाने से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखकर अंग्रेजी पुलिस वहां मॉली की मां को गन पॉइंट पर लेकर उन्हें हटा लेता है। और जब वो नहीं हटती है तब स्कॉट उस पुलिस वाले को गन की बजाय दूसरे हथियार का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जहां वो पुलिस वाला एक बड़े से लकड़ी को लेकर मॉली की मां के सिर पर मारती है जिससे कि वो वहीं पर गिर जाती है और वो सब मॉली को अपने साथ में लेकर चले जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोगों को धरना देते हुए दिखाया जाता है गाइस। और स्टेशन मास्टर की बातों को हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि वो धरना इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया था। और धरने में हम देख पा रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सबके सब लोग एक साथ ही थे। और अब जनता स्टेशन के फैंस को धक्का देने लग जाती है जिससे कि सारे पुलिस वाले नीचे गिर जाते हैं। और वहीं पर हमारे पहले हीरो यानी कि रामचरण की एंट्री होती है जो कि काफी धमाकेदार थी, जो कि एक अंग्रेजी पुलिस वाले हैं और उनका नाम अल्लौरी सीताराम राजू है। जो अंग्रेजों की गुलामी क्यों कर रहे हैं वो तो हमें इस मूवी के सस्पेंस में ही पता चलेगा जो कि मैं आपको आगे बता दूंगी। फिर तो स्टेशन मास्टर इंस्पेक्टर राम को इकट्ठा हुए लोगों के लीडर को लाने के लिए बोलते हैं, जिस पर वो बिना कुछ सोचे समझे उनके एक ही आदेश पर हाथ में लाठी लिए हजारों क्रांतिकारियों के बीच में चला जाता है और वो उन्हें मार मार कर वे आगे बढ़ रहा होता है। तो सारे क्रांतिकारी राम को पकड़कर मारने लग जाते हैं, पर राम अचानक से जोश में आके सबको मारते हुए उनके लीडर को देख लेता है। प्लान बनाकर एक पहाड़ पर चढ़ जाता है और अब सारे क्रांतिकारी उसको मारने के लिए उसके पीछे आ ही रहे होते हैं तो वो उन सभी को पहाड़ से धक्का देकर नीचे गिराने लग जाता है और खुद भी वो नीचे गिरकर उनके लीडर को पकड़ लेता है और फिर सबसे लड़ते हुए लीडर को वापस पुलिस गेट पर लेकर आता है, जहां वो इन सब में खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। लेकिन राम की बहादुरी और हिम्मत को देखकर सिर्फ अंग्रेज ही नहीं बल्कि क्रांतिकारी भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्टेशन के अंदर आने के बाद सब उस लीडर को पकड़ लेते हैं। राम पानी से मुंह धोने के बाद वापस हाथ में डंडा लिए उन क्रांतिकारियों की ओर मुंह करके उनका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और सारे क्रांतिकारी राम को देखकर वहां से चले जाते हैं। और अब हम दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर को देखते हैं गाइस, जहां पर प्रमोट हुए पुलिस वालों का नाम लिया जाता है जिसमें राम सिलेक्ट नहीं होता है। और इस बात का गुस्सा हम राम के अंदर साफ तौर पर देख पा रहे थे। वो अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालता है और बुरी तरह से अपने हाथों को घायल कर लेता है। वही हम एक नवाब के सलाहकार को देखते हैं जो कि जनरल एडवर्ड को एक वार्निंग देने के लिए आया हुआ था कि जिस बच्ची को उन्होंने अपने साथ में रखा हुआ था उसी बचाने के लिए उसके कबीले का एक आदमी दिल्ली के जंगलों में पहुंच गया है और उस बच्ची को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, एडवर्ड भी इस मैटर को बहुत ही सीरियस लेने लग जाता है क्योंकि किसी भी भारतीय बंदे ने अगर उनके कैदी को आजाद कर लिया तो सबके सामने अंग्रेजों की इज्जत चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में अपनी दूसरे हीरो यानी कि जूनियर एनटीआर को देखते हैं गाइस, जिसका नाम भीम है इस मूवी में। वो अभी जंगल में अपने सिर पर खून डालकर भेड़ियों का चारा खुद बनते हुए और उनकी कुछ साथी भेड़ियों को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाकर बिल्कुल तैयार होकर बैठे थे। लेकिन रास्ते में भीम को टाइगर के पंजों का निशान दिखाई देता है, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा संभल जाता है और जब टाइगर उस पर हमला करता है तो वो टाइगर के हमले से बचते हुए ट्रैप की ओर भागता है ताकि वो टाइगर को पकड़ सके और टाइगर भी भेड़िए को मारकर वहां से भाग जाता है। वो भीम के पीछे पड़ जाता है। वो ट्रैप उन्होंने भेड़िए
के लिए बनाया था, लेकिन अब उसमें फंसता वो टाइगर है जो कि उनके जाल से निकलने ही वाला था कि तभी भीम जाल की टूट रही रस्सियों को पकड़ लेता है, जिसमें उसे टाइगर के पंजों की खरोच भी लग जाती है। लेकिन हिम्मत दिखाते हुए वो टाइगर से बचता है और उतनी ही देर में उसके एक साथी ने बेहोशी का काढ़ा बनाकर रखा हुआ था, और जब भीम की रस्सियां टूट जाती हैं जिससे कि टाइगर आजाद होकर उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी भीम टाइगर के ऊपर बेहोश होने का काढ़ा फेंक कर उसे बेहोश कर देता है। भीम टाइगर से उसे पकड़ने के लिए उससे माफी मांगता है और यहाँ हम समझ पाते हैं गाइस कि वो शख्स जो कि मौली को छुड़वाने के लिए दिल्ली आया हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि भीम ही है, जो कि अपने साथियों के साथ मुस्लिम बनकर शहर में छुपा हुआ था और साथ ही वो एक गैरेज में भी काम करता था ताकि वो अपनी पहचान को उन अंग्रेजों से बहुत ही अच्छे से छुपा सके। वही एक अंग्रेज पुलिस वाला अपनी वाइफ के साथ में अपनी बाइक बनवाने के लिए वहाँ पर आता है जो कि चालू नहीं हो रही थी, जिसे भीम 2 सेकंड में स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर पुलिस वाले की वाइफ हंसने लग जाती है। जहाँ पुलिस वाले को लगता है कि भीम ने उसका मजाक उड़ाया है, जिस पर वो भीम को बहुत ही बेरहमी से मारने लग जाता है। लेकिन दोस्तों भीम वहाँ पर उस पर बिल्कुल भी उलटवार नहीं करता कि तभी गैरेज के मालिक के परिवार वाले आकर पुलिस के पैरों में गिर जाती हैं और वो भीम को बचा लेते हैं। फिर पुलिस वाले के जाने के बाद हमें भीम ये बताता है कि वो चुपचाप इसलिए था क्योंकि उसे लोगों की नजर में आए बिना ही मौली को बचाकर यहाँ से अपने साथ में लेकर जाना है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस मीटिंग को दिखाया जाता है गाइस, जहाँ पर एडवर्ड सभी को ये बता रहा होता है कि एक जंगली से उनके गवर्नर को खतरा हो सकता है। तो एक जनरल उन्हें सलाह देता है कि उसे उस कबीले को ही खत्म कर देना चाहिए, जिस पर एडवर्ड उसे ये कहकर वहाँ पे बैठा देता है कि ऐसा करने से लोगों में गुस्सा बहुत ही ज्यादा भड़क जाएगा। फिर वहीं पर बैठी लेडी स्कॉट ये अनाउंस करती है कि जो भी उस जंगली को पकड़ कर लेकर आएगा उसे स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। तो शायद अब आप लोग ने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही हो। वहाँ पर इस काम को पूरा करने के लिए राम आगे बढ़ता है और उसे देखकर एक जनरल उठकर लेडी स्कॉट के पास जाकर उन्हें राम के बारे में सब बताने लग जाता है कि ये शख्स इस काम को बहुत ही आराम से कर सकता है। फिर लेडी स्कॉट राम को बोलती है कि अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, एज ए स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाएगा। फिर वो प्लान बनाता है कि वो क्रांतिकारियों के बीच में जाएगा और उस जंगली की जानकारी लेकर आएगा। वहीं दूसरी तरफ भीम का एक साथी महल का नौकर बनकर महल में घुसने की फिराक में था, लेकिन उसका बैड लक महल के बाहर खड़ी पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं होता है और अब वो उसे मार रहे होते हैं, जिसे देखकर भीम उसे बचाने के लिए बस जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक अंग्रेजी लेडी यानी कि जेनिफर आकर पुलिस को मारने से उसे रोक लेती है। जेनिफर भीम को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है क्योंकि वो बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग थी और उसके दिल में लोगों के लिए रहम था, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। और अब हम राम को क्रांतिकारियों के बीच में देखते हैं, जहाँ भीम का एक साथी लच्छू अपने लिए मदद मांगने के लिए गया हुआ था और वो भी बिना राम को बताए। जहाँ बहुत ही चालाकी के साथ में राम लच्छू को पुलिस स्टेशन के बाहर तक तो ले आता है। फिर पुलिस वाले को अपना कार्ड दिखाकर वो इंग्लिश में बोलता है ताकि लच्छू को समझ ना आ जाए, क्योंकि लच्छू को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। और वो पुलिस वाला राम को सैल्यूट मार देता है, जहाँ लच्छू समझ आता है कि वो भी एक पुलिस वाला है और वो वहाँ से भागने लग जाता है। राम भी उसका अच्छे से पीछा करता है पर लच्छू एक मेले में राम को चकमा देकर गायब हो जाता है। राम लच्छू को खोजते हुए एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है जिसके नीचे ट्रेन आ रही थी। ब्रिज के दूसरी तरफ यानी कि ब्रिज के नीचे वाली साइड में भीम एक लड़के को पैसे देकर उसे मछली लाने के लिए बोलता है कि तभी उसके पास भागता हुआ लच्छू पहुंच जाता है, जहाँ लच्छू उसे बताता है कि पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं, उन्होंने उसे पकड़ लिया था लेकिन वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया है। फिर भीम उसे कुछ दिनों के लिए छुप कर रहने के लिए ही बोलता है और उसके साथ ही उसे अपने साथ में ले जाते हैं और उनके जाते ही ब्रिज पर से जा रही एक ट्रेन में गाइस बहुत बुरी तरह से आग लग जाती है क्योंकि उसमें पेट्रोल था। फिर ट्रेन के कंटेनर जब नदी में गिरने लग जाते हैं तब वो बच्चा जो कि मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था वो भी आग के बीच में फंस जाता है और उस बच्चे को राम और भीम दोनों देख लेते हैं। फिर राम बहुत दूर से भीम को इशारा करता है और वो उसे ब्रिज की तरफ बुलाने लग जाता है। और दोस्तों जिस तरह से वो लोग इशारों में बातें कर रहे थे और एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे वो लिटरली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट था इस मूवी में। ट्रेन के धमाके की वजह से ब्रिज पूरा खाली था तो भीम एक बाइक उठाकर ब्रिज पर जाता है, जहाँ पर राम घोड़े पर एक रस्सी के साथ में खड़ा हुआ होता है, जहाँ वो दोनों रस्सी पकड़कर ब्रिज के ऑपोजिट साइड में कूद जाते हैं। राम जब ब्रिज पे कूद रहा था तो उसने हाथ में झंडे को ले लिया था। फिर भीम उस बच्चे को पकड़कर राम के पास में फेंकता है और फिर राम भीम की ओर झंडे को पानी में भिगाकर फेंकता है, जिससे कि भीम खुद को लपेट लेता है और आग से वो बच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ राम ने भी उस बच्चे को बचा लिया था और फिर वो दोनों पानी के नीचे दिखाई देते हैं और एक गाने के जरिए हम दोनों की दोस्ती को बहुत ही गहरे रूप में समझ पाते हैं।
राम लच्छू का स्केच बनवाकर आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछ ही रहा होता है कि वहीं भीम भी महल के अंदर जाने की फिराक में पड़ा हुआ होता है। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को अपने बारे में सच नहीं बताते हैं कि राम एक इंस्पेक्टर है और भीम मौली को छुड़ाने के लिए आया है, यानी कि भीम वही जंगली है जिसे कि राम ढूंढ रहा है। फिर दोस्तों हम भीम के साथ राम की वाइफ यानी कि सीता के बारे में जान पाते हैं, जिसके दिए हुए लॉकेट को देखकर राम उसे बहुत याद कर रहा होता है। फिर एक दिन राम और भीम बाइक पर जा रहे होते हैं कि तभी राम भीम को लच्छू का स्केच दिखाने ही वाला था कि तभी वो स्केच उसके हाथ से छूट जाता है और कीचड़ में जाकर गिर जाता है कि तभी भीम को कार में जनी दिखाई देती है, जिसकी सेटिंग करवाने के लिए राम भीम के साथ में बाइक से आगे जाकर रास्ते में कील बिखेर देता है, जिससे कि जेनी की गाड़ी पंचर हो जाती है और वो उन दोनों के पास आकर उनसे हेल्प मांगती है। जहाँ भीम तो इतने में ही खुश हो गया था कि जेनी उससे बात ही कर रही है, लेकिन राम जेनी को बोलता है कि उसकी कार बनने में अभी काफी वक्त लग जाएगा और अगर वो कहीं जा रही है तो भीम उसे लिफ्ट दे सकता है। भीम को भी इंग्लिश नहीं आती थी और इसलिए राम के कहने पर वो जेनी को अपनी बाइक पर बिठाकर मार्केट में लेकर जाता है, जहाँ फिर भीम जेनी से उसके महल में जाने की बात करता है, लेकिन जेनी को उसकी बात ही नहीं समझ में आ रही थी गाइस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। जेनी मौली के लिए वहाँ पर कपड़े लेने के लिए आई थी। ये बात सुनकर भीम की आंखें भर जाती हैं, उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं और वो खुद मौली के लिए एक कड़ा बनाने लग जाता है और वो जेनी को उसे देने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनी को लेने के लिए अंग्रेज पहुंच जाते हैं, लेकिन जाने से पहले जेनी भीम को एक पार्टी का इनविटेशन भी दे देती है। भीम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, राम के घर पर आता है और खाना खाते हुए वो अपनी और जेनी के बीच में हो रही बातों को उसे बताता है। भीम ने जेनी का नाम बहुत गलत समझ लिया था क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो राम उसे बताता है कि उस लड़की का नाम जेनी है। फिर जब राम इनविटेशन लेटर देखता है तो उसमें आज की ही पार्टी का टाइम था, इसलिए वो भीम को सूट बूट पहनाता है और थोड़ा मेकअप करके उसको अपने साथ में पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर जेनी ने उसे बुलाया था, यानी कि गाइस महल में। और वही हम दूसरी तरफ मौली को देखते हैं जो कि कड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में जेनी को कुछ अंग्रेज लड़के उनके साथ डांस करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जेनी भीम को सूट बूट में देखकर उसके पास आती है, काफी इंप्रेस हो जाती है उससे और राम भी भीम को जेनी के साथ में छोड़कर दूर चला जाता है। फिर जेनी भीम के साथ में डांस करती है और उसे डांस करना भी सिखा रही होती है कि तभी एक अंग्रेज लड़का जानबूझकर भीम को वहाँ पर धक्का मारकर गिरा देता है, जिससे कि एक लड़की की ड्रेस खराब हो जाती है और जेनी उससे सॉरी भी बोलती है, पर वो लड़का भीम और बाकी सभी भूरे और काले लड़कों की बुराई करने लग जाता है। साथ ही वो कहता है कि इन लोगों को तो डांस ही नहीं आता तो ये लोग टैप डांस क्या ही कर लेंगे। फिर तभी राम की एक फिर से धमाकेदार एंट्री होती है, वो ड्रम बीट पर खुद का एक म्यूजिक ही बना लेता है और भीम के साथ में मिलकर देसी डांस को सीखने लग जाता है और नाचो नाचो का फेमस मूव सबको इतना ज्यादा पसंद आ जाता है गाइस कि अंत में सारे के सारे लोगों में बीच में ही कंपटीशन होने लग जाता है, जहां पर सबसे पहले वो लोग उस अंग्रेज लड़की को हरा देते हैं और फिर राम जानबूझकर हार जाता है ताकि जेनी और भीम आपस में करीब आ सके। डांस की वजह से भीम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, पर लेकिन उसके पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो राम के पीठ पर बैठकर घर जा ही रहा था कि तभी जेनी वहां पर कार से आ जाती है और वो भीम को अपने साथ कॉफी पिलाने के लिए महल में लेकर जाती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई थी। ये सब कुछ सुनकर भीम का दिमाग मौली को ढूंढने में लग जाता है और वही राम भी जेनी के कार पे लगे हुए पेंट को देखकर समझ जाता है और उसे याद आ जाता है कि लच्छू एक पेंटर था, क्योंकि राम ने उसके हाथों की उंगलियों पे वही हरे रंग का पेंट देखा था। तो इसलिए वो वेंकटेश के साथ में पेंटर के इलाके में जाकर लच्छू के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ उन्हें देखकर लच्छू भागता है लेकिन राम उसे पकड़ लेता है। और वही दूसरी तरफ जब जेनी भीम को गेट के अंदर लेकर आती है तब वो दो बड़े दरवाजों को देखता है जिसे बारी बारी से खोला जाता है, जहाँ वो कहते हैं कि दूसरा दरवाजा ये लोग तभी खोलते हैं जब ये लोग पहले दरवाजे को बंद कर देते हैं। भीम इन सारी चीजों को बहुत ही गौर से समझ रहा था। महल के बाहर हम अंग्रेज पुलिस वाले को देखते हैं गाइस, जिसने शुरुआत में भीम को बहुत ही ज्यादा मारा था और वो उसे रोककर महल के पीछे से आने के लिए बोलता है, क्योंकि नौकरों के जाने का रास्ता पीछे से ही था। लेकिन जेनी भीम को अपने साथ में लेकर जाती है और कहती है कि ये कोई सर्वेंट नहीं है बल्कि मेरा दोस्त है। फिर जेनी भीम को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे कॉफी पिलाती है वहाँ पर कि तभी भीम को मौली के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर भीम जेनी से कुछ खाने के लिए मांगता है और मौली को तलाशने लग जाता है। जब जेनी वहाँ से चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ हम मौली को लेडी स्कॉट के हाथों पे मेहंदी लगती हुई देखती है। फिर एक मेट मौली को उसके रूम में लेकर जाती है, जहाँ भीम मौली से मिलता है और मौली उसके साथ जाने की जिद करने लग जाती है, पर जाकर भी भीम मौली को अपने साथ में नहीं लेकर जा सकता था अभी, क्योंकि उसके पास कोई प्लान ही नहीं था और सब लोग उसे पकड़ लेते। वहाँ वो एक प्यारा सा गाना गाकर मौली को शांत करवाकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही
पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है, लेकिन भीम उसे वहाँ नहीं मिलता। फिर बाहर आकर भीम अपने साथियों को अंग्रेजों पर हमला करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो अब उनके सामने से मौली को अपने साथ में लेकर जाएगा। फिर वो अपने साथी लच्छू को भी ढूंढने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गाइस हम लच्छू को राम की कैद में देखते हैं, जो कि उसे बहुत ही टॉर्चर कर रहा होता है। उसके पैर और उसके घुटनों को वो बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है, लेकिन लच्छू राम को अपने लीडर यानी कि भीम के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। वहीं सीता का दिया हुआ लॉकेट राम के हाथ से गिर जाता है, तब राम लच्छू को मारना छोड़ देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सीता को दिखाया जाता है, जो कि पानी भरने नदी के किनारे आई हुई थी, जहाँ पर गाँव वाले उसके पास आकर राम के बारे में पूछते हैं कि कहीं वो अपना किया गया वादा भूल तो नहीं गया है। ये लोग कौन से वादे के बारे में बात कर रहे थे, वो कैसा वादा था गाइस, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी ही देर में बता दूंगी। और यहाँ पर गांव वालों की भावनाओं से हम लोग ये भी समझ पा रहे थे कि उनका भरोसा राम के ऊपर से ये पूरी तरह से उठ चुका है, लेकिन सीता को अभी भी राम पर पूरा भरोसा था। फिर रात के टाइम जब राम लच्छू के पास आता है तो लच्छू राम को एक सांप से कटवा देता है, जिसका इलाज अंग्रेजों के पास भी नहीं था। राम की मजबूरी हम बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि गाँव वालों के वादे के कारण उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा था और अब वो मरने ही वाला था, जहाँ वो लच्छू को आजाद भी कर देता है और वो खुद को तड़पते हुए एक गली में लेकर आता है, जहाँ पर भीम अपने साथियों के साथ लच्छू को ढूंढ ही रहा था। पहले तो भीम की नजर उस पर नहीं पड़ती है, वो वहां से जा ही रहा था, लेकिन तभी राम पत्थर की हेल्प से पोल के ऊपर अपनी दोस्ती के म्यूजिक बीट को बजाने लग जाता है कि तब भीम भागता हुआ उसके पास आता है और राम के घाव को देखकर समझ जाता है कि इसको किसी बहुत ही खतरनाक सांप ने काटा है और इसके इलाज में वो जुट जाता है, जहाँ वो अपने दोस्तों की हेल्प से कुछ जड़ी बूटी बनाकर सांप के काटे हुए जगह पर लगाने के बाद राम के मुंह में जड़ी बूटी डालते हैं। फिर राम को भीम की गर्दन में लच्छू के रक्षा कवच की तरह ही एक रक्षा कवच दिखाई देता है, जिसे देखकर राम समझ जाता है कि भीम ही वो जंगली है, यानी कि उन सबका लीडर है, जो कि मौली को छुड़ाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। भीम राम की सेवा पूरे दिल से कर रहा होता है और राम को वो उसके घर में लेकर जाता है और वो अपने बारे में सब कुछ सच सच उसे बता देता है कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि यहाँ मौली को बचाने के लिए आया है। राम की हालत में पहले से काफी ज्यादा सुधार हो रहा था और वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर राम तड़प तड़प कर भीम को वहाँ से जाने के लिए रोकता है, पर भीम अपने साथियों के साथ में मौली को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाता है और कहता है कि तुम सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर उसके जाने के बाद राम का मेंटल ब्रेकडाउन होते हुए गाइस हम देखते हैं, जो कि भीम को धोखा देकर उसे गिरफ्तार करवा सकता है, लेकिन पास्ट में कुछ झलक दिखाई जाती है और वो खुद को संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल में एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही होती है और भीम के साथी महल के गेट से कुछ दूरी पर एक ट्रक के साथ में खड़े हुए थे और दोनों गेट को एक साथ खोलने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही दोनों गेट एक साथ खुल जाते हैं, वैसे ही ट्रक लेकर वो सब गेट को उड़ाते हुए पार्टी के अंदर घुस जाते हैं। और गाइस हम देखते हैं कि भीम के साथ बहुत सारे खतरनाक मांसाहारी जानवर ट्रक के पिंजड़े से बाहर निकल कर आते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। लिटरली गाइस आप यकीन करो ये सीन बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था और ये सारे वही जानवर थे जिन्हें की भीम मूवी की स्टार्टिंग में पकड़कर कैद कर रहा था। भीम के हाथ में मशाल थी, जिसके आग की वजह से उसके पास कोई भी जानवर नहीं आ रहा था। फिर पुलिस वालों के साथ पार्टी में आए हुए सभी लोगों के ऊपर जानवरों ने हमला कर दिया था और वहाँ पर बहुत बुरी तरह से भगदड़ मच गई थी, हर जगह आग लगने लग गई थी। भीम भी पुलिस वालों को मारकर मौली को ढूंढ ही रहा था, जहाँ पर उसे जनी मिल जाती है और वो उसे सेफली कार में बैठा देता है ताकि उसे कोई चोट ना पहुंचे और वो वापस मौली को ढूंढने लग जाता है। मौली उसे उसी पुलिस वाले के पास में दिखती है जिसने उसे शुरुआत में मारा और इस बार भीम उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिसमें उसका साथ एक हिरन भी देता है। और अब पुलिस वाले से चाबी लेकर भीम मौली को बचाने के लिए जा ही रहा था, लेकिन तभी गाइस वहाँ पर राम पुलिस यूनिफॉर्म में आ जाता है और जलती हुई रथ के साथ में वो बहुत ही धमाकेदार एंट्री करता है और भीम के साथ लड़ने लग जाता है ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सके। भीम को राम की असलियत जानकर बहुत ही बड़ा शौक लग जाता है, पर राम भी भीम से नजरी नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जिस भीम ने उसकी जान बचाई है आज वो उसी को अरेस्ट कर रहा है और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन था गाइस। फिर भीम का हाथ उस पहिए में लगता है और चाबी निकलकर एक गड्ढे में गिर जाती है। फिर भीम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पहले तो वो उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था, वो राम को बोल रहा था कि वो सिर्फ अपनी बहन को यहाँ पे बचाने के लिए आया है, वो उसे बचाकर यहाँ से ले जाएगा, वो उसे बहुत ही प्यार से समझा रहा था, लेकिन राम उसकी बात नहीं सुन रहा था। लेकिन अब भीम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे बहुत जबरदस्त सीरियस फाइट स्टार्ट हो जाती है गाइस। पर जानवर राम का ध्यान भटकाने लग जाते हैं, जिससे कि भीम को मौली के पास जाने का मौका मिल जाता है और वो छत पर कूदकर
मौली को बचाने के लिए दूसरी साइड से जाता है और राम भी भीम के दिए हुए रक्षा कवच से उसे पकड़ लेता है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुमने अपने आप को अरेस्ट नहीं करवाया तो ये लोग मौली को मार देंगे, जहाँ ना चाहते हुए भी भीम को खुद को गिरफ्तार करवाना पड़ता है। फिर भीम के पकड़े जाने के बाद अंग्रेज उसके साथियों की तलाश में भी लग जाते हैं और उधर अंग्रेज राम को स्पेशल ऑफिसर भी बना देते हैं, जिसके सम्मान में उसे हथियारों के रूम में लेकर जाया जाता है और एक खास बंदूक भी दी जाती है। बंदूक को लेकर वो शूटिंग रेंज में जाकर प्रैक्टिस करते हुए पास्ट में चला जाता है और गाइस यहाँ पर हमें उसकी पास्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ गाइस मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि जब वो छोटा बच्चा था उसके पिता, जिनका किरदार अजय देवगन ने बहुत ही बखूबी निभाया है, वो अपनी एक छोटी सेना को अंग्रेज से लड़ने के लिए तैयार करवा रहे थे, जिसमें वो उन्हें लकड़ी के नकली गन से ट्रेनिंग दिलवा रहे थे कि तभी उनका एक सिपाही उनसे असली बंदूक चलाने के लिए बोलता है, क्योंकि असली बंदूक सिर्फ अभी उन्हीं के पास में थी। फिर वो वहाँ उन सबको एक गोली की कीमत बताते हैं कि जब वो पुलिस में अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे तब स्कॉट ने गाँव के मुखिया को क्रांतिकारियों को पनाह देने के लिए उसे मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन जब एक अंग्रेज पुलिस वाला मुखिया को गोली से मारने वाला था तब स्कॉट उसे रोक कर बोलता है कि ये गोली 6 सेंट की है, जो कि 7 समुंदर पार से बनकर यहाँ पर आई हुई है और तुम इसे ऐसे ही मामूली आदमी पर खर्च नहीं कर सकते हो। फिर वो पुलिस वाला बंदूक को नीचे रखता है और एक बड़ा सा हथौड़ा उठाकर गाँव के मुखिया को उस हथौड़े से मार देता है। ये सब कुछ देखकर उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और अंग्रेजों से लड़ने के लिए वो अपनी ही एक सेना तैयार करने लग गए थे और वो अपने साथियों को बताते हैं कि जब वो पूरी तरह से तैयार होंगे तभी उन्हें असली बंदूकें मिलेंगी, क्योंकि एक गोली की कीमत हमारी जान से भी कीमती होती है। फिर दोस्तों हम राम के परिवार को देखते हैं, जिसमें राम का एक छोटा भाई भी होता है और उसकी माँ थी और सीता भी थी, जो कि उसके चाचा वेंकटेश की लड़की थी। राम के फादर ने वेंकटेश को पुलिस में काम करने के लिए बोल रखा था ताकि उनकी खबर उन्हें आराम से मिलती रहे। फिर नेक्स्ट डे ट्रेनिंग के दौरान राम के कंधे में दर्द होने लग जाता है, जहाँ उसके फादर उससे उसके दर्द का कारण पूछते तो उन्हें पता चलता है कि उसने रात में उनकी बंदूक चलाई है। तो वो राम पर हाथ उठाने वाले थे, वो उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि तभी सीता आकर उन्हें राम का निशाना दिखाने के लिए लेकर जाती है, जिसे देखकर राम के पिता हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राम ने बहुत दूर से एकदम सटीक निशाना लगाया था और वो भी बीचों बीच था, जहां उन्हें भरोसा हो जाता है कि उनके लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और जब वो अपने कबीले के पास पहुंचते हैं तब अंग्रेजों ने उन सभी पर हमला कर दिया था और सबको बिना देखे वो मार रहे थे। फिर सब लोग भागने लग जाते हैं। राम और उसके पिता दोनों मिलकर पुलिस वालों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, लेकिन फायरिंग में राम की माँ और उसके छोटे भाई मर जाते हैं। राम के पिता की उंगली पर एक गोली लग जाती है जिससे कि वो टूट जाती है, तो वो बंदूक नहीं चला पा रहे थे, इसलिए वो अपनी गन राम को देते हैं और वो अंग्रेजों को गोली मारकर पीछे भेज देता है। जहाँ मरते वक्त राम के पिता उससे ये वादा लेते हैं कि वो हर हाथ में हथियार पहुंचाएगा। फिर हमें राम के वादे के बारे में पता चलता है गाइस, यही वो रीजन था जिस कारण से राम अंग्रेजों के साथ में काम कर रहा था, क्योंकि उसने अपने पिता से हर हाथ में हथियार लाने का वादा जो किया था और इसलिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था। फिर सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वो सीता को लेटर लिखकर बता रहा होता है कि जल्द ही उसके हाथ में हथियारों का कंट्रोल आने वाला है। फिर नेक्स्ट डे राम को स्कॉट बुलाकर उसे भीम को सजा देने के लिए बोलता है, तब लेडी स्कॉट राम से बोलती है कि वो भीम को घुटनों पर गिरा हुआ देखना चाहती है। फिर हम भीम को हजारों लोगों के बीच में देखते हैं, जहाँ उसके दोनों हाथों को बांधकर स्कॉट और उसकी वाइफ के सामने राम भीम को कोड़े मारने लग जाता है और उसे बोलता है कि अपने घुटने झुका लो जिससे कि तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन भीम अपने घुटने नहीं झुकाता है और राम उसे मार मार कर हंटर को ही तोड़ देता है ताकि उससे और तकलीफ वो ना दे सके। तब राम को लेडी स्कॉट एक दूसरा हंटर देती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कीलें भी लगी हुई थी, लेकिन 100 कोड़े खाने के बाद भी भीम अपने घुटने नीचे नहीं झुकाता है और सबके अंदर आजादी का जोश जगाने के लिए कोई गाना गाने लग जाता है। राम जितनी तेज उसे कोड़े मारता है उतनी तेज आवाज में भीम गाना गाने लग जाता है और भीम का खून बहते हुए लोगों के पैरों तक पहुंच रहा था, लेकिन अभी भी उसने घुटने स्कॉट के सामने नहीं झुकाए थे। फिर जैसे ही भीम गाना गाते हुए बेहोश हो जाता है, वैसे ही लोग अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। वो लोग आग बबूला हो गए थे, उनमें गुस्सा भर चुका था और ये सब कुछ देखकर राम के दिल में भीम के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और वो उसे अपने कंधे पे उठाकर अंदर ले जाता है। फिर रात के टाइम में राम उस जगह पर बैठकर भीम के खून को छू रहा था कि तभी वहाँ पर उसके चाचा आ जाते हैं और उसे एक लेटर देते हैं जिसमें उसे
हथियारों के सेक्शन का हेड बना दिया गया था, यानी कि गाइस उसका सपना पूरा हो गया था, जिस वजह से वो यहाँ पर काम कर रहा था। मतलब कि वो अब हथियारों की चोरी करवाकर अपने गांव के लोगों के पास भेज सकता है। लेकिन वो अपने चाचा से बोलता है कि वो बस अपने गांव के लोगों को ही हथियार देकर उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़वा सकता है। पर आज उसने भीम को देखा है, जिसने बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए हजारों लोगों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए हिम्मत जगा दी थी, और इसलिए पहले वो भीम को बचाएगा, भले ही इसमें उसकी जान क्यों न चली जाए और गांव वालों के साथ उसका वादा ही क्यों न टूट जाए। फिर नेक्स्ट डे जब स्कॉट राम को बुलाता है, तब राम स्कॉट को आइडिया देता है कि जिस लड़की को ये बचाने के लिए आया हुआ है उसी के सामने इसे फांसी दे दी जाए, जिससे कि भीम की आंखें कभी भी उनके लिए नहीं उठेंगी। स्कॉट को आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो अपने लोगों को काम पर लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ हथियारों के रूम में हम राम को देखते हैं, जो कि बंदूकों को खराब कर रहा था, और उन्हीं खराब हथियारों को सारे पुलिस वालों के पास में वो लेकर जाता है। लेकिन बाहर जब स्कॉट राम से हाथ मिला लेता है तो राम के हाथ का बारूद स्कॉट के हाथों पर लग जाता है, जिससे स्कॉट को राम पर शक होने लग जाता है। वो मॉली के साथ में उस जगह की ओर निकलते हैं जहाँ वो लोग भीम को फांसी देने वाले थे। लेकिन रास्ते में एक पेड़ को देखकर स्कॉट समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, और उनका उस पेड़ से एक्सीडेंट होने से पहले स्कॉट राम के कार पर गोली चला देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। राम की पीठ में चोट लग जाती है और मॉली जंगल में भाग जाती है। गोली की आवाज सुनकर भीम पुलिस वालों पर हमला कर देता है, क्योंकि पुलिस वालों की गन राम ने पहले ही खराब कर दी थी, और इसलिए भीम उन पर खूब भारी पड़ रहा होता है, वो उन्हें बहुत मार रहा होता है। वही दूसरी तरफ राम भी सभी पुलिस वालों को मारकर मौली को भीम के पास पहुंचा रहा था, और जब मौली भीम के पास पहुंच जाती है तो राम उनकी ओर गोली चलाता है, जिसे देखकर भीम राम के सर पर लकड़ी से हमला करता है। पर गाइस हम देख पाते हैं कि राम का निशाना भीम नहीं था, बल्कि उसके पीछे खड़ा एक पुलिस वाला था। लेकिन ये बात भीम को पता नहीं थी। फिर भीम मौली को लेकर वहां से भागता है और राम सभी पुलिस वालों को रोके रखने की कोशिश करता है। फिर राम बेहोश भी हो जाता है, और बेहोश होते ही सीता से किया हुआ वादा उसे याद आने लग जाता है। फिर पूरे शहर और आसपास के शहरों में भीम के पोस्टर लगाए जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि जो भी उसे पकड़वाएगा उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और वही हम गाइस राम को देखते हैं, जो कि जेल में बंद था, जहाँ पर वो स्कॉट के सामने एक मस्ती वर्कआउट कर रहा था, यानी कि कमाल की एक्सरसाइज कर रहा था वो। साथ ही वो कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला है, और इसलिए उसे जेल से निकालकर एक छोटे से बंकर में फेंक दिया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम भीम को देखते हैं और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि एक जगह पर छुपे हुए थे। कि तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं, और किस्मत से वही सीता भी होती है, जो कि पुलिस वालों से बोलती है कि यहाँ पर चेचक फैल गया है, और इसलिए यहाँ पर ये सब लोग रुके हुए हैं। ये सब कुछ सुनकर पुलिस वाला लाइट ऑन करके देखने लग जाता है, जिससे कि सीता उसके पास आती है और उसे छूने लग जाती है, क्योंकि वो उसे रोकना चाहती थी। तो पुलिस वाला सीता को एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं पर गिरा देता है, और वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद भीम सीता के पास आकर उसे थैंक यू बोलता है, और जब सीता उन्हें खाना खिला रही होती है तभी भीम सीता के पास सेम लॉकेट देख लेता है, जैसा कि उसने राम के पास देखा था। जहाँ पर भीम समझ जाता है कि यही राम की मंगेतर है, जहाँ वो भीम को राम की सारी सच्चाई बताने लग जाती है कि वो अंग्रेजों को धोखा दे रहे हैं ताकि वो अपने पिता को किया हुआ वादा निभा सके। और यहाँ पर हम वापस से पास में जाते हैं, और जब सबके निकलने के बाद राम के पिता ने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, तो उन्होंने जानबूझकर सरेंडर किया था उनके सामने, क्योंकि वो एक बॉम्ब को लेकर उन अंग्रेजों के बीच में गए थे, जहाँ पर राम ने बहुत ही बहादुरी के साथ अपने पिता पे निशाना लगाया था, जिन पे बॉम्ब लगे हुए थे, ताकि वो सारे अंग्रेजों को मार सके। और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था, जिसमें उसके पिता भी मारे गए थे। फिर राम की कुर्बानी को जानने के बाद भीम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि राम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया सिर्फ भीम और मौली को बचाने के लिए। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उन्होंने सीता को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो राम को नेक्स्ट डे ही उनके परिवार के सामने फांसी देने वाले हैं। फिर ये सब कुछ सुनने के बाद भीम सीता से वादा करता है कि राम उसके पास जरूर आएंगे और वो उसे उसके पास लेकर आएगा। फिर भीम राम को बचाने के लिए जेल के अंदर घुस जाता है, जहाँ पे जेनी उसकी हेल्प भी करती है, और जमीन पर वही वो अपना दोस्ताना वाला म्यूजिक बीट बजाता है, जिसके जवाब में राम भी वो म्यूजिक बीट बजाने लग जाता है। और फिर भीम राम के पास पहुंच जाता है और उसे सीता का लॉकेट देता है, जिसे देखकर राम के अंदर हिम्मत आ जाती है, और भीम राम को जमीन से बाहर निकाल लेता है और अपने कंधे पे बैठा लेता है। फिर उन्हें भागता हुआ देखकर सारे के सारे पुलिस वाले उनसे लड़ने लग जाते हैं,
पुलिस वालों से लड़ते हुए वो एक टावर पर चढ़ते हैं जिसके ऊपर भी सभी पुलिस वाले हमला करते हैं, लेकिन वो लोग वहां से छलांग लगाकर दोनों ही सही सलामत जेल से बाहर जंगल में चले जाते हैं। फिर एडवान फोन करके स्कॉट को सारी सिचुएशन समझा देता है, तो फिर स्कॉट स्पेशल फोर्स को ले जाने की अनुमति एडवर्ड को दे देता है और वही जंगल में भीम राम के शरीर को भगवान राम के झंडे से ढक देता है। साथ ही वो उसके घाव पर भगवान पर चढ़ाई गई भभूत को घस कर फिर पानी पीने के लिए जाता है। और गाइस हम देखते हैं कि भीम अंग्रेजों के निशाने पर ही होता है और भीम अंग्रेजों की गोली का शिकार पड़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही एक तीर अंग्रेज पुलिस वाले को लग जाता है। वही उन पुलिस वालों को देखकर भीम पानी में कूद जाता है और छुप जाता है। फिर हम देख पाते हैं कि जंगल के अंदर से एक एक तीर निकल रहे होते हैं और सारे पुलिस वाले धीरे धीरे करके मर रहे होते हैं। फिर एडवर्ड ने लाइट चला दी थी ताकि राम को वो लोग ढूंढ सके और उनके सामने खुद राम आ जाता है, जो कि खुद भगवान राम की तरह ही दिख रहा होता है। तीरों से सभी पुलिस वालों को मार रहा होता है। राम जंगल में आकर वहां पर आग भी लगा देता है, जिससे कि भीम भी पानी से भाला लेकर निकलता है और जंगल में लगी आग का फायदा उठाकर वो बहुत सारे पुलिस वालों को मारने लग जाते हैं। कि तभी वहां पर स्पेशल फोर्स पुलिस वाले भी आने लग जाते हैं, जिन्हें भीम अकेले ही संभाल रहा होता है। और मैंने आपको इस एक्शन सीन के लिए शुरुआत में ही बोल रखा था कि लॉजिक मत ढूंढेगा। फिर भीम मोटरसाइकिल को उठाकर सबको मारने लग जाता है और एंड में वो एडवर्ड को भी मार देता है। फिर लड़ते लड़ते सुबह हो गई थी। जंगलों में सबको मारने के बाद भीम बाइक लेकर और राम घोड़े पर बैठकर महल की ओर बढ़ने लग जाते हैं ताकि स्कॉट को वो लोग मार सके। फिर राम भीम को इशारा करता है कि बाइक को एक ऊंची जगह से जंप करवाए और गाइस जैसे ही भीम बाइक को जंप करवाता है, राम बाइक में तीर मारकर उसमें आग लगा देता है, पर वो बाइक स्कॉट तक नहीं पहुंचती है क्योंकि राम ने उस मोटरसाइकिल को हथियारों की गोदाम में पहुंचा दिया था, जहां पर आग लग जाती है और महल में बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे कि धीरे धीरे करके उनके पूरा महल टूटने लग जाता है और स्कॉट के भी सभी आदमियों के साथ उसकी वाइफ भी मारी जाती है। लेकिन स्कॉट अभी भी जिंदा था और जो भी पुलिस वाले जिंदा बच गए थे उन्हें राम अपने तीरों से मार रहा था। तभी भीम वहां पर दो बड़े बड़े बॉक्सेस लेकर आता है जिसमें गोलियां और बंदूक भरी हुई थी। राम बंदूक में गोली भरकर भीम को देता है और बोलता है कि स्कॉट गोलियों को जान से भी बहुत बढ़कर समझता है और गोलियों को दिल में ही रखता है, तो इसलिए भीम को एक और गोली स्कॉट के सीने में भर देनी चाहिए। फिर उसके बाद भीम स्कॉट को गोली मार देता है जो कि उसके सीने से आर पार हो जाती है। फिर लास्ट सीन में हम सबको अपने परिजनों से मिलते हुए देखते हैं, जिसमें हम जनी को भी देखते हैं जो कि भीम के साथ ही थी। और फिर राम भी सीता से मिलता है, बंदूकों से भरा हुआ नाव लेकर जाता है, अपने गांव वालों से मिलता है और बहुत सारी बंदूकें और कारतूस उनके पास होते हैं और उनके गांव वाले उस पर पूरी तरह से यकीन करने लग गए थे और वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड गाइस यहीं पर इस धमाकेदार और कमाल की मूवी का दी एंड हो जाता है।